नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ स्कूल क्या होता है, रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। वो वाला डायग्राम याद करो जो बताया था मैंने कि ये आपका इन्फेंट है ना, और ये है आपका प्रोडक्टिव वाला जो बताया था, प्रोडक्टिव मैन होगा, और यहाँ पे क्या बताया था, एजेंट्स काम करते हैं, है ना, एजेंट्स, ये बताया था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है ना। और यहाँ पे पहला क्या बताया था, फैमिली, फैमिली कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं स्कूल पर, दूसरा एजेंट, ठीक है ना। तो बताओ स्कूल जो है ये एक तरीके का फॉर्मल एजेंसी होता है, इनफॉर्मल होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये एक तरीके का फॉर्मल एजेंसी है, फॉर्मल एजेंसी है, फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। मन मर्जी हर कुछ नहीं हो सकती ना, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो गई, है ना, स्कूल के नियम कानून होंगे कुछ, उनके हिसाब से आपको अध्ययन करना पड़ता, ठीक है। फॉर्मल एजेंसी हो गई आपकी सोशलाइजेशन, ठीक है ना। कब, जब फैमिली का तो कब रोल आता है, थ्रू आउट द टाइम है। और सबसे पहला फर्स्ट रोल किसका होता है, फर्स्ट रोल फैमिली का होता है। फैमिली के बाद किसी का रोल आता है तो स्कूल आता है। कब आता है, जब बच्चा कैसा होता है, जब फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड थर्ड, मान लेते हैं 5 साल तक का बच्चा है, तब सबसे डीप रोल किसका होता है, और सिर्फ फैमिली का रोल होता है। स्कूल का कब होता है, जब बच्चा 4 से 5 साल का ये होता है, तब स्कूल का रोल प्ले होता है, समझना क्या। अब ये स्कूल ही है, देखो ये है स्कूल, ये क्या है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब ये क्या करेगा, सोशलाइज करेगा, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके अंदर होता है इंडिविजुअल के अंदर, ये इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रही है, वैल्यूज का इनकलकेशन हो रहा है, ठीक। सोशलाइजेशन में वैल्यू का इनकलकेशन, तो कौन कौन सी वैल्यूज ये सीखता है, यहाँ पर वैल्यूज आपकी सीखता है, ये चाइल्ड डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, डेवलप्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कॉग्निटिव स्किल सीखता है बच्चा स्कूल से, यहाँ पर सोशल स्किल सीखता है बच्चा। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है, लिखना पढ़ना, है ना, अरिथमेटिक रीजनिंग वाले जो स्किल्स होते हैं वो सब। फिर सोशल स्किल्स मतलब समझ गए ना, समाज में रहने के लिए, जो समाज को चलने के लिए जो स्किल्स होते हैं, जैसे कोऑपरेशन करना, म्यूचुअलिटी होना, टॉलरेंस होना, ये सब कहीं में आ जाएगा, सोशल स्किल्स में आ जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल जैसे टीम वर्किंग वगैरह, ठीक है, पर्सनल स्किल्स, ठीक है ना। और लास्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइकोमोलर, साइकोमोलर स्किल्स, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स वो कहां से सीखता है, स्कूल से ही सीखता है। अब इनमें से कुछ जो स्किल्स होती है वो आपका करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, थ्रू थ्रू करिकुलर मतलब पढ़ाई से, पाठ्यक्रम जो होता है, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे गेम स्पोर्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर से यहां से सीखता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर से सोशल स्किल्स वगैरह जो होती है कहाँ सीखता है, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीजें हैं, जैसे सोशल स्किल से वो सीखता है ना। और उसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल से वो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज सीखता है। और करिकुलर चीजें, करिकुलर से क्या क्या सीखता है, कॉग्निटिव स्किल सीखता है, यहाँ पे इस कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक से। ये जो कॉग्निटिव स्किल्स है और ये जो साइकोमोलर स्किल्स है वो कहाँ से सीखता है, वो करिकुलर एक्टिविटीज से सीखता है ना। तो अब देखो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे भी आप ये बता सकते हो कि कैसे क्या क्या सीख रहा है। अभी इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे समझना, करिकुलर, करिकुलम से क्या क्या सीख रहा है, करिकुलम मतलब पढ़ करके, है ना, मतलब अपनी मेंटल डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेसिंग वगैरह उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें से ये रैशनैलिटी यहीं से सीखता है ना। रैशनैलिटी मतलब अंधविश्वास की चीजें नहीं, भाई आप उसको कुछ बोलोगे तो वो उसका दिमाग लगाएगा उस पर। रैशनैलिटी प्लस रीजनिंग, है ना, हर चीज को वो उसमें अपना एप्टीट्यूड वगैरह लगाएगा, एप्टीट्यूड स्किल्स को एनरिचमेंट करेगा, है ना। रीजनिंग वगैरह अपना खुद का दिमाग लगाएगा, तर्क तर्क वाली बात करेगा, साइंटिफिक होगा, है ना, साइंटिफिक टेम्पर आएगा उसके अंदर, साइंटिफिक टेम्पर आएगा उसके अंदर,
ठीक है ना, इन सब चीजों के कारण, रेशनैलिटी और रीजनिंग के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ ये सब चीजें वो सीखेगा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू, है ना। फिर उसके साथ साथ जो चाइल्ड यहाँ पर क्या क्या सीख रहा है, एक तो साइंटिफिक टेम्पर सीख लिया, रेशनैलिटी, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिविटी आएगा उसके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई भी चीज को फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर वो तय करना सीखेगा। प्लस ऑब्जेक्टिव के अलावा उसके अंदर खुद की भी तर्क आएगी, मतलब सब्जेक्टिविटी भी आएगी उसके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी मतलब समझते हो ना, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो है वही है ना, जैसे साइंस ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिविटी मतलब इंटरप्रिटेशन जहां पर चाहिए, है ना, इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड। जैसे साइंस के सब, नॉन साइंस वाले जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं ना, सबका अलग अलग विचार जो होता है, मतलब विचार होता है ना, उस चीज को देख करके आप कुछ और समझ रहे हो, उस चीज को देख करके वो कुछ और। तो मतलब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना वो भी वो सीखता है, ऑब्जेक्टिविटी भी सीखता है, मतलब जो है वही उसको वही बताएगा। शेर को दिखा करके आप उसको बोलोगे कि ये हिरण है, तो वो बोलेगा नहीं ये शेर ही है। तो क्या है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है ना। प्लस उसके साथ साथ बच्चा क्या सीखता है, एनेक्डोट्स, स्टोरी टेलिंग, है ना। तो इनसे क्या सीखता है, स्टोरी टेलिंग, है ना, प्लस मोरल लेसन्स। इनसे वो जो आपकी वैल्यूज सीखता है, जैसे कि वैल्यूज लाइक मोरालिटी। मोरालिटी क्या है ये सीखता है ना, मोरल वैल्यूज जानता है वो वहां से। यहां से वो ह्यूमन वैल्यूज सीखता है। समझ में आ रहा है भाई, ह्यूमन राइट्स वगैरह की चीजें आप बात करोगे, आप देखा स्कूल में आप पढ़ते हो ये सिविक्स वगैरह, तो उनमें आप ये राइट्स वगैरह की बात करते हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हो, तो ये सब चीजें वो सीखता है यहाँ से, है ना। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी तो आ ही रही है उस पर। तो ये सब करिकुलर एक्टिविटीज से वो सीखता है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से क्या क्या सीख रहा है वो, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहाँ सीखता है वो, तो वहां से वो सोशल स्किल सीखता है। सोशल स्किल्स जैसे कि सोशल स्किल कैसे, जैसे टीम बिल्डिंग हो गई, टीम बिल्डिंग हो गया, है ना। कमिटमेंट सीखता है ना भाई, कमिटमेंट होती है कि भाई हाँ ये पंचुअलिटी होती है, कमिटमेंट होता है, ये सब सीखता है, क्योंकि भाई उसको टाइम मैनर में काम करना पड़ता है, तो कमिटमेंट आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिवनेस आएगा, हाँ, क्योंकि सबको एक साथ काम मिलजुल करके काम करना पड़ता है, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है ये, है ना। जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। उसके साथ साथ आपको गेम वगैरह खेलते हो तो टॉलरेंस होना चाहिए, नहीं तो किसी को भी गाली गलौज करने लगोगे, तो ये भी सिखाता है टॉलरेंस। प्लस पेशेंस, है ना, गेम में आपको पता होगा कि पेशेंस की कितनी जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये सब आप यहाँ से सीखते हो, है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि हाँ भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो वहीं पे मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ से हम स्कूल से क्या चीज सीखते हैं, तो हम 4 R सीखते हैं। स्कूल से हम 4 R सीखते हैं। 4 R क्या है, तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं रीडिंग, एक को बोलता है हम राइटिंग, ये भी R है। तीसरा है अरिथमेटिक, मतलब रीजनिंग वगैरह जो मैथ्स एप्टीट्यूड ये सब हम जानते हैं, अरिथमेटिक हो गया वो, ठीक है ना, इसको भी R ले लो। और चौथा होता है रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ ये काहे से रिलेटेड है, ये है आपका कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जो आपका मेंटल एबिलिटी होती है। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब मेंटल एबिलिटी हम सीख रहे हैं यहाँ से। वहीं पर रिलेशनशिप से हम क्या सोच रहे हैं, सोशल प्लस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, हाँ। तो भाई यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सोशल प्लस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सीख रहे हैं। यहाँ से हम कॉग्निटिव स्किल सीख रहे हैं, यहाँ से मेंटल एबिलिटी डेवलप हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, IQ का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ से हमारा EQ का डेवलपमेंट हो रहा है। और जब EQ प्लस IQ होगा तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो रहा बच्चे का, समझ रहे हो। तो बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कहाँ होता है, आकर के यहाँ पे होता है। कैसे हो रहा है आपको मैंने समझा दी।
ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसी में ही स्कूल में ही और एक सेपरेट क्वेश्चन अगर आ गया कि रोल ऑफ टीचर क्या होता है, जैसे रोल ऑफ फादर पढ़ा वैसे रोल ऑफ टीचर के 3-4 पॉइंट देख लो आप, रोल ऑफ टीचर्स, है ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो जब स्कूल का आएगा ना, स्कूल का आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे सेपरेट आएगा, रोल ऑफ टीचर बताओ सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट बताओ रोल प्लेड बाय, रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज, या फिर रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकता है। वैसे फैमिली में रोल ऑफ मदर आ सकता है, फादर आ सकता है, पेरेंटिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख लिया, रोल ऑफ टीचर्स। हाँ, टीचर्स में क्या होगा, टीचर से कैसे आपके लिए आप सीखते हो, है ना। देखो टीचर क्या होता है, टीचर की क्या क्वालिटी होती है, टीचर अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेगी, ये उसके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए गुण, वो क्या है कि भाई इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए ना, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होना चाहिए हमेशा। तो भाई ये बच्चा वहां से सीखता है, स्टूडेंट से लर्न करता है, क्योंकि टीचर मतलब टीचर स्टूडेंट से नहीं, स्टूडेंट टीचर से सीख रहा है, ठीक है। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, ठीक है, प्लस इसी को हम अनबायस्ड ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। अनबायस्ड ट्रीटमेंट मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हो, जो इम्पार्शियलिटी एक वैल्यू पढ़ेंगे हम, वो यहां से सीखी जाती है, वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी। ठीक, उसके साथ साथ यहां पे टीचर्स भी क्या करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा यहां पर भी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, है ना। उससे वो टीचर्स हमको सिखाते हैं तो बच्चा लर्न करता है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप जानते हो कि टीचर से ही हम क्या सीखते हैं, ये तो टीचर्स के थ्रू हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, है ना, कि भाई हम सीखते हैं ना खुद टीचर्स को देख करके, वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं हमारे लिए, है ना। कई कई बच्चे टीचर्स के जैसा बनना चाहते हैं, उनकी अच्छी वैल्यूज पसंद करते हैं उनको, ठीक है ना, कि भाई वो अच्छा लगता है क्योंकि उनके जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा है हमारे प्रति, ठीक है ना। तो ये रोल मॉडलिंग हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो कि नहीं, कि इम्पार्शियलिटी का कंसेप्ट आप बता दो, है ना, फिर कमिटमेंट भी बता सकते हो, फिर जितने भी आप वैल्यू जानते हो, जो जो आप अपने मन से लिख दो, सब सही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी आएगी, रैशनैलिटी आएगी, सबसे पहली बात रैशनैलिटी आएगी, रैशनैलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिविटी आएगी। ये सब कहाँ सीखते हो आप, साइंस वगैरह पढ़ते हो तो यहीं सीखोगे ना, टीचरों से ही तो पढ़ते हो, तो वो सब पॉइंट। बाकी जो आप आगे बहुत सारा पढ़ने वाले हो, देखो एक से एक वैल्यू, सब इसमें झोंक देना, सब इसमें लिख देना, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, सब जो जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हो आप वहां से लिख दो, ठीक है ना। वही सारे आंसर में आपके दिख जाएंगे और वही सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताने को, होशियारी मारने को कुछ भी बता दूं मैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं कि बस वही जितना आप पढ़े हो या फिर जितना आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, उन्हीं पॉइंट्स को आप इसमें फीड कर दो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रोल ऑफ जो स्कूल था इन सोशलाइजेशन वो हमने कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, रोल ऑफ मीडिया। रोल ऑफ मीडिया का है में इन सोशलाइजेशन, ठीक, सोशलाइजेशन में मीडिया का क्या रोल होता है ये समझना है हमको, ठीक है। तो कैसे, अब एक बात है, तो मीडिया क्या होती है, मीडिया मतलब क्या होगा, मीडिया मतलब होता है कि भाई मोड ऑफ, एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेशन है। ये जब ये अपील करती है मासेस को, समझ रहे हो, ये मीडिया मतलब क्या है, मीडिया का मतलब सिंपली मतलब ये है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये, है ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक। जब ये कम्युनिकेट करती है किसको, जब ये अपील करती है ना, अपील्स दी मासेस या फिर टू मासेस, तो क्या बोलेंगे हम उसको। अब वो मास मीडिया हो गई कि नहीं हो गई। मीडिया सिर्फ एक सिंपल क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करती है, एक समय में बहुत से ज्यादा मासेस को कम्युनिकेट करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, मास मीडिया, ठीक है ना, वो क्या हो गई, मास मीडिया, ठीक, ठीक है। तो अब यहां से हमको देखना है कि भाई कैसे एक मास मीडिया इन्फ्लुएंस करती है हमारे सोशलाइजेशन को, है ना। तो यहीं से हमको समझना है हाउ
डज मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस, है ना, और सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, इसका आंसर है यहाँ पे, हम देखते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखो, एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो मास मीडिया होगी, हमको क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो प्रोवाइडिंग अस टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, है ना। तो जब हमको टॉपिक्स देगा तो उस चीज के बारे में हम अवेयर होंगे, है ना, हम अवेयर करेंगे, हम उस चीज के बारे में जानेंगे, है ना। तो भाई ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमको टॉपिक्स, है ना, हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उस टॉपिक्स के आधार पर हम डिस्कशंस करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे कि टीच करती है हमको कुछ वैल्यूज और इंपॉर्टेंट लेसन्स, जैसे कि समाज में जातिवाद, जाति प्रथा, फिर अनटचेबिलिटी, इसको बहुत एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन मीडिया इसके अगेंस्ट दिखाती है। मीडिया बहुत सी ऐसी चीजें दिखाती है जिससे क्या होता है कि लोगों का सोचने का जो नजरिया होता है वो चेंज होता है, समझ में क्या। फिर उसके साथ साथ हमको हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग है उसका री करती है ना, हमारे थॉट प्रोसेसिंग का चेंज करती है, हमारे एटीट्यूड को शेप करती है, क्योंकि हमारा ओपिनियन चेंज होता है ना। आपको नहीं लगता कि भाई मीडिया देख करके आपके ओपिनियन भी तो चेंज होते हैं, है ना। तो ये हमारे एटीट्यूड, अगर हमारा ओपिनियन चेंज होगा मतलब हमारा एटीट्यूड भी चेंज होगा किसी चीज के प्रति। आज आपको भाई एक मान लो कि भाई आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हो, मीडिया बार बार जब फेमिनिज्म की चीजें दिखाएगी तो आपका फिर जो एटीट्यूड होगा इन सब चीजों के प्रति वो भी चेंज होगा कि नहीं होगा। फिर उसके साथ साथ हमारे जो एस्पिरेशंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं करती, मीडिया बिल्कुल करती है। और हमारा जो बिहेवियर उसको शेप करती है कि नहीं करती, है ना। भाई हम बहुत सी चीजें मीडिया से सीखते हैं ना, बहुत सी चीजें समझते हैं, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है कि नहीं होता। हाँ, तो भाई ऐसे करके ये हमको सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, समझ में गया। तो क्या क्या पॉइंट हो गए आपके, प्रोवाइड करती है हमको, प्रोवाइडिंग अस टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, ठीक है ना, ये आप डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्या करती है, टीच करती है हमको, टीचिंग अस वैल्यूज एंड इंपॉर्टेंट लेसन्स। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अस विथ विकेरियस रीइंफोर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने कि भाई हमारे एटीट्यूड को और हमारे ओपिनियन को शेप करती है, तो शेप्स आर एटीट्यूड एंड ओपिनियन। ठीक। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे एस्पिरेशंस को इन्फ्लुएंस करती है ना, इन्फ्लुएंसेस या फिर इन्फ्लुएंसिंग आर एस्पिरेशंस। नेक्स्ट ये बोल सकता हूं कि हमारे बिहेवियर को भी शेप करती है, शेपिंग आर बिहेवियर, है ना। ये सब पॉइंट तो आप बता दोगे कि हाँ मीडिया ये चीजें करती है ना, रोल ऑफ मीडिया ये है। इसके अलावा अगर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में एक डायग्राम बताता हूँ वो याद रख लेना, वो अगर याद रखोगे तो आपका ये वाला टॉपिक आएगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। देखो ये मीडिया है ना, ये मीडिया, ठीक ठीक है। अब ये मीडिया देखो एक तरफ काहे की तरह एक्ट कर रही है, सोशल मैनेजमेंट टूल की तरह एक्ट करती है, सोशल मैनेजमेंट टूल, मतलब सोसाइटी के साथ साथ चलती है, सोसाइटी की जो अच्छी चीजें हैं उनको आगे ले जाने का काम करती है, समझ में आ रहा है। जैसे कि सोसाइटी के साथ हारमोनी में चलती है ये, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सोशल मैनेजमेंट कर रही है वो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हारमोनी विथ सोसाइटी, यहाँ पर वो सोसाइटी को एक हारमोनियस वे में कैरी फॉरवर्ड करती है, हारमोनी विथ सोसाइटी। ठीक। वहीं पर अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई यहाँ पे कि एक मीडिया का ये भी है कि सोशल चेंज टूल है ये सोशल मैनेजमेंट मतलब समाज के साथ साथ चलना, यहाँ पे समाज के अगेंस्ट चलना, सोशल चेंज टूल। जैसे कि सोसाइटी कुछ और बोल रही है लेकिन ये जो होती है उसमें चेंजेस लाने की बात करती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, ये हारमोनी में नहीं उसको चेंज करने की बात करता है ना, यहाँ पे चेंज टूल है। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा ये,
सोसाइटी में अगर जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो ये उसकी बात करेगा, है ना। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बोलेगा, है ना। ऑपरेस्ड ग्रुप की आवाज उठाएगा, उनके खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो उसको दिखाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम वगैरह देख लो आप, और जो वुमेन राइट्स की बात कर लो आप, ये सारी चीजें इसमें आ गई। नेक्स्ट मैं तीसरा ये भी बोल सकता हूं कि भाई ये जो होता है सोशल डिफ्यूजन टूल भी है। सोशल डिफ्यूजन टूल है, मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसे वैल्यूज को डिफ्यूज करता है जो हमारी सोसाइटी में नहीं थी पहले, लेकिन उनको लाने में बहुत बड़ा रोल है इसका। जैसे कि मॉडर्न आइडियाज का एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न आइडियाज। क्रिसमस मनाते हैं हम, बाहर का था ये, ठीक है। वैलेंटाइन डे मनाते हैं हम, बाहर का था ये। समझ में क्या। तो अब क्या होता है, ये जो बाहर के मॉडर्न आइडियाज थे, है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ जो मॉडर्न आइडियाज है ना, उनका हमारी सोसाइटी में एसिमिलेशन होने का काम कराती है कौन, मीडिया कराती है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न आइडियाज, इसमें एग्जांपल में आप बता सकते हो जैसे कि वैलेंटाइन डे, है ना, वैलेंटाइन डे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ भाई जीन्स वगैरह हैं, जैसे जीन्स वगैरह पढ़ना, ठीक है ना। पहले पहनते नहीं थी, अब हम पहनने लगे हैं, तो ये भाई उसके साथ साथ जो आप खान पान है आपका चेंज हो रहा है ना, वो भी हमारे सोसाइटी के साथ डिफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रख लेना क्या क्या, तीन कीवर्ड यहाँ पे, एक डिफ्यूज करना, दूसरा चेंज करना, और तीसरा उसी के साथ में चलना, हार्मनी में चलना। समझना क्या। तो ये इसके रोल होते हैं किसके, मीडिया के, है ना। इस तरीके से ये हमको सोशलाइज करती है। तीन कड़ी ये जो दिख रही है आपको, ये फाइनली क्या करेगी, आपको सोशलाइज करती है ना। इन मेथड से ये क्या करती है, सोशलाइजेशन करती है, ठीक। समझ में आ गया ना। मतलब मीडिया का काम क्या है, इसका नोटेबल रोल होता है, ये अफेक्ट करती है स्ट्रक्चरल चेंज विद इन द सोसाइटी, फॉर, ऐसा भी बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चरल चेंज विद इन दी सोसाइटी, विद इन दी सोसाइटी। वो जैसे कि यहाँ पे देखो एलजीबीटी के राइट्स हैं जो, है ना, एलजीबीटी के राइट्स हैं, उनको दिखाने में बहुत बड़ा रोल था आपका इसका। समझ में क्या, मीडिया का। तो एलजीबीटी राइट, स्ट्रक्चरल चेंज, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सब आप बता दोगे, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका एसेंस में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। समझ में क्या। तो अब एक थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई अब ये मास मीडिया ने कुछ अच्छे काम क्या कर दिए, और कुछ मास मीडियम का जो हम नेगेटिव साइड क्या है ये देख लेते हैं, है ना। कुछ पॉजिटिव साइड देख लें, ठीक है ना, और कुछ नेगेटिव साइड दे, ताकि अगर क्रिटिसिज्म वगैरह या क्रिटिकली एनालाइज करने को बोले तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पॉजिटिव साइड क्या है मीडिया के, मास मीडिया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में ये है कि भाई इनफॉरटेनमेंट काम करती है ये। इनफॉरटेनमेंट मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट का काम करती है। पहला रोल ही क्या है इसका, इनफॉरटेनमेंट, मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन भी देती है हमको, है ना, प्लस एंटरटेनमेंट भी कराती है हमारा, ठीक है ना। जो आप कॉमेडी शोज वगैरह देखते हो, है ना, स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो उससे एंटरटेनमेंट होता है। न्यूज वगैरह देखते हैं जो, है ना, तो उससे क्या हो रहा है आपका, उससे क्या हो रहा है हमको, इंफॉर्मेशन मिल रही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मीडिया वगैरह देखने से, जैसे कि RS टीवी, राज्यसभा टीवी देखोगे आप, साइंस रिपोर्टर देखोगे, ये सब, तो क्या होता है इससे, साइंटिफिक टेम्पर आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा आप, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो सोशल अवेयरनेस होती है वो फैलती है। सोशल अवेयरनेस, जो सामाजिक चेतना होती है वो फैलाई जाती है ना। लोगों के एस्पिरेशंस जो होते हैं वो जैसे कि एस्पिरेशन काहे से रिलेटेड, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको बढ़ाती है ना। एस्पिरेशंस लाइक, एस्पिरेशंस फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है ना। नेक्स्ट क्या होता है, इग्नोरेंस को कम करती है, रिमूव्स इग्नोरेंस। सोशल अवेयरनेस जैसे कि कैसे, सोशल में अवेयरनेस जैसे कि भाई वुमेन राइट्स को लेकर के, है ना। फिर जो आपके ट्राइबल राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स,
ठीक है ना, जो वल्नरेबल सेक्शंस के राइट्स हैं, है ना, उनके राइट्स को लेकर के अवेयरनेस कराना, ठीक है ना, कैंपेन वगैरह कराना, जैसे स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, तो ये सब आप जानते हो, ठीक है ना। जो स्टीरियोटाइप होते हैं और जो प्रिजुडाइज होता है उनको कम करने का काम भी करता है। जो स्टीरियोटाइपिंग बना हुआ दिमाग में, स्टीरियोटाइप प्लस प्रिजुडाइज जो होता है ना, इसको कम करने का काम करता है दोनों को, ठीक है ना, मीडिया का ही काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि लोगों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली यही बनाता है मीडिया, क्योंकि इसमें से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देना, तो इससे क्या होता है, लोगों की जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं, है ना, तो वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली को बढ़ावा देने का काम भी ये करता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेड पीपल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, ठीक है, ठीक। तो ये सब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा आप भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट जानते हो, वो सारे आप मेंशन कर दो यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अब कुछ नेगेटिव साइड्स भी देख लेते हैं। मास मीडिया, क्या है नेगेटिव साइड मास मीडिया के? हाँ, कुछ नेगेटिव साइड्स की बात करें तो तीन चीजें आप जानते हो, जैसे कि कॉमोडिफिकेशन, कंज्यूमरिज्म, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ रिलेटिव डेप्रीवेशन बढ़ गया है ना। उसके साथ साथ आप देखोगे तो इन्होंने कंफ्यूज्ड वैल्यू दे दिया लोगों को। कंफ्यूज्ड वैल्यू कैसे? कंफ्यूज्ड वैल्यूज जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। वुमेन को एक तरफ वुमेन के राइट की बात करता है, दूसरी तरफ वुमेन को नीचा दिखाने की भी बात करता है। जैसे एग्जांपल जो आपके ये होते हैं एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट, उसमें देखना आप वुमेन को कई बार इंफीरियर दिखाया जाता है। तो ये है। अब कई बार आप उसके साथ साथ अगर आप देखो, जो कई शोज ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, वैल्यूज को डिग्रेड करके दिखाया जाता है। वैल्यूज को डिग्रेड आजकल देखना होगा, जो ओटीपी प्लेटफॉर्म है उनपे कई सारी वेब सीरीज हैं, उनमें कई सारे केसेस आपने सुने होंगे कि हर आजकल जो भी वेब सीरीज आती है उनपे केसेस वगैरह चलने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है, तो इनके कारण क्या होता है, ओटीपी नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोगों को क्या है, ये कंफ्यूज वैल्यू दे रहे हैं, समझना क्या। उसके साथ साथ ये जो मीडिया है ग्लोरिफिकेशन भी करती है। ग्लोरिफिकेशन किसका? अनएथिकल चीजों का, अनएथिकल चीजों का। जैसे कि भाई मान लो कि भाई कोई आपका क्रिमिनल है, तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें दिखाना, तो ये ग्लोरिफिकेशन करना, ठीक है ना। तो ये भी इसका काम हो गया है, ठीक है ना। इसने जो एक डिस्टिंक्शन होता है इल्यूजन और रियलिटी के बीच में, उस डिस्टिंक्शन को पहले क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता था, अब इसने क्या कर दिया, उस डिस्टिंक्शन को ब्लर करके रख दिया है ना। तो इसने क्या कर दिया, ब्लर कर दिया, blurred the distinction between illusion and reality, ठीक, ठीक है। प्लस मीडिया एंटी सोशल बिहेवियर है, उसको भी इसने क्या कर दिया है, बढ़ावा देती है एंटी सोशल, जैसे कि बहुत सारा क्राइम वगैरह दिखाना और ये सब चीजें करना, ये बहुत बढ़ गया है इस समय, ठीक है ना। एंटी सोशल बिहेवियर है ना, इसको प्लस एस्पिरेशन एक्सप्लोजन कर दिया इसने। लोगों का एस्पिरेशन इतने ज्यादा बढ़ गए हैं अब कि मतलब पूछो ही नहीं, है ना, ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आप भी अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट, जब आगे आप पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, तो आप एक एटलीस्ट 4-5 पॉइंट आपको दिमाग एग्जाम में लिखने के लिए याद आ जाए, बस खत्म, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना थोड़ा थोड़ा। नेगेटिव साइड भी देख लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव साइड्स भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो रोल ऑफ मीडिया था, है ना, सोशलाइजेशन में, वो हमने देख लिया, ठीक। तो रोल ऑफ मीडिया भी हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ वर्क प्लेस, देख लेते हैं, ठीक। रोल ऑफ वर्क प्लेस, रोल ऑफ वर्क प्लेस इन सोशलाइजेशन, है ना। सोशलाइजेशन में वर्क प्लेस का क्या रोल होता है? तो वर्क प्लेस मतलब वही जो जैसा आपका ऑफिस हो गया,
है ना, ऑफिस हो गया जहाँ पे आप सीखते हो, काम करते हो जा करके, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑफिस। तो एक बात बताओ, ऑफिस में जाते हो आप, तो भाई आप जब आपके अंदर एक वैल्यू तो देखने को मिलेगी ना, आप टाइम से काम करते हो ऑफिस में कि नहीं करते हो, तो वहां से आप ये बता सकते हो कमिटमेंट, कमिटमेंट हम सीखते हैं ऑफिस जा करके। नेक्स्ट, ऑफिस में आपको आप पे क्या दी जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपके अंदर रेस्पॉन्सिवनेस आएगा कि नहीं आएगा, है ना, रेस्पॉन्सिवनेस आता है वहां से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, आप अपने काम के प्रति, आपको कोई काम अगर गलत हुआ तो उसका आंसरेबल होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता, बिल्कुल होना पड़ता है, तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी आपकी, है ना। आप इवन अगर आप सिविल सर्वेंट हो तब भी अगर आप कुछ काम करते हो, कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका आंसर देना पड़ता है, और अगर आपने गलत किया कुछ तो उसके साथ साथ फिर आपको पनिशमेंट के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट होता है, ऑफिस में आप काम करने जाते हो तो क्या चीज देखी जाएगी, आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी, तो फिर वहां से आप बता सकते हो एफिशिएंसी भी आएगी कि नहीं आएगी, एफिशिएंसी आएगी। आप बताओ, ऑफिस में आप वन मैन आर्मी एटीट्यूड रखते हो कि कोऑपरेट करने को चाहते हो, तो अगर आप वन मैन आर्मी एटीट्यूड नहीं चलता, सबके साथ बन करके चलना पड़ता है, सबके साथ काम करके चलना पड़ता है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई हमको टीम स्पिरिट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे अंदर क्या होता है, टीम स्पिरिट जैसी भावना आती है, ठीक। फिर इसके साथ साथ एक्सेलेंसी आती है ना, डिलीजेंस आएगा, है ना। डिलीजेंस मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज होंगी, एक स्पेसिफिक नहीं, आपको डाइवर्स होना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा आपके पास डाइवर्स सेक्शन में आपको नॉलेज होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कमिटमेंट आ गई, रेस्पॉन्सिवनेस आ गया, अकाउंटेबिलिटी आ गया, एफिशिएंसी हो गया, फिर इसके साथ साथ आपको टीम स्पिरिट, एक्सेलेंसी, टुगेदरनेस आएगी आपके अंदर, ठीक। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हम सीखने को मिलती हैं कि नहीं सीखने को मिलती हैं, हाँ ये सब सीखने को मिलती है कहाँ पे, ऑफिस में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ये इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को आइडेंटिटी मिलती है ना, है ना। इस इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है कि भाई ये इंडिविजुअल की क्या आइडेंटिटी है, वो कहाँ से मिलती है, ये कौन देता है इसको, ये आइडेंटिटी देती है आपका वर्क प्लेस, है ना, वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो। भी आपको, आप यही ना बोला जाता है आपकी एक आइडेंटिटी की, आप वहां पे काम करते हो, ये काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यहाँ पे काम करते हो, टीसीएस में काम करते हो, तो वो जो एक आइडेंटिटी है वो कैसे मिलती है आपको, ये वर्क प्लेस के थ्रू ही मिलती है, ठीक है ना। और ये जो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, प्लस इसके साथ साथ ये जो वर्क प्लेस है आइडेंटिटी तो देता है, इसके साथ साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो देता है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब ये जो वर्क प्लेस है अगर वहीं से आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो आपकी सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी कैसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज और बताओ कि आप ऑफिस में होगे तो आप बहुत से लोगों से तो इंटरेक्ट कर रहे होगे, तो एक एक चीज और भी तो हो रही है आपकी, जो इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप है इनके साथ, वो भी तो अच्छा इंक्रीज होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। वर्क कल्चर क्या होता है अगर हम आपसे पूछे तो, वर्क कल्चर मतलब जिस जिस ऑफिस में भी हम काम कर रहे हैं, जिस जिस पर्पस के लिए भी हम काम कर रहे हैं उसके वैल्यूज और इथोस का सम टोटल को ही हम क्या बोल देते हैं, वर्क कल्चर। तो सम टोटल ऑफ इथोस एंड वैल्यूज रिगार्डिंग वर्क, ठीक। तो वर्क वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर क्या देगा आपको, जो एक इंडिविजुअल फैमिली सेटअप वैल्यूज है ना, वो आपको देगा, उसके कारण आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब ये वर्क कल्चर अच्छा कब माना जाएगा, वर्क कल्चर अगर पैटर्नलिस्टिक है ना, मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नलिस्टिक मतलब क्या है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, है ना, तो अगर वहां का ऑफिस का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि भाई वो पारिवारिक टाइप का लगता है, अगर वो, तो उसमें क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, है ना, सो इंडिविजुअल कैन एडजस्ट
कैन एडजस्ट, है ना। जब इंडिविजुअल एडजस्ट करेगा तो वही वाली वैल्यूज जो आपने पढ़ी है, ये वाली, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसे करके जो वर्क कल्चर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है काहे में, कि ये जो सोशलाइजेशन है ना, और ये जो आदमी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है ना, उसकी आइडेंटिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका रोल हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या बता दिया, रोल ऑफ वर्क प्लेस, उसको आप लेकर के समझा दोगे कि हाँ भाई ये, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, समझा दिया उसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या रोल ऑफ रिलीजन क्या है। रोल ऑफ रिलीजियस institutions in socialization। ठीक, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन एक कलेक्शन है काहे का, बिलीफ सिस्टम का, कल्चर सिस्टम का, है ना, और वर्ल्ड व्यूज का, जो रिलेट करता है ह्यूमैनिटी को काहे से, स्पिरिचुअलिटी से, और समटाइम्स मोरल वैल्यूज, समझ में क्या। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिलीजन बोल देते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रिलीजन क्या होता है, ये कलेक्शन होता है बिलीफ सिस्टम का, कल्चर सिस्टम का, और वर्ल्ड व्यू का, जो रिलेट करता है ह्यूमैनिटी को काहे से, स्पिरिचुअलिटी से, और समटाइम मोरल वैल्यूज, है ना। तो ये बात याद रख लेना कि भाई बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, उनका नैरेटिव होता है, सिंबल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, सेक्रेड हिस्ट्रीज होती हैं, जो कि क्या करती है, हमारी लाइफ को एक दिशा देती है ना, हमारा जो पर्पस है हमारे लाइफ का उसको बताती है हमको, है ना, एक्सप्लेन करती है हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्लस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को, ठीक है ना। ये सब मेन पर्पस होता है रिलीजन को गाइड करना, ताकि सोसाइटी एक हार्मोनियस वे में चलती रहे, है ना। तो मतलब रिलीजन क्या है, एक तरीके का एथनिक और कल्चरल कैटेगरी है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी लाइफ को सरल बनाती है, एक हार्मोनियस वे में चलने देती है ना, और जो मतलब एक प्रोग्रेसिव बनी रहे इस चीज को सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाती है उसका, ठीक है ना, किसका, रिलीजियस का मेन रोल हो जाता है। लेकिन रिलीजियस क्या करती है, सोशलाइज करती है। सोशलाइज कैसे करती है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि भाई रिलीजन होते हैं, रिलीजन की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि जैनिज्म में नॉन वायलेंस है ना, तो भाई हिंदुइज्म में भी नॉन वायलेंस है, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें जो होती है वो बताती है कि भाई हाँ ये वैल्यूज का इनकलकेट करना है, फादर मदर का रेस्पेक्ट करना, ठीक है ना, अपने से बड़ों का आदर करना, ये सब रिलीजन ही तो सिखाता है, ठीक है ना। तो वहां से क्या होता है, ये वैल्यूज फिर काहे में जाती है, चिल्ड्रंस पे जाती है ना। अब इसका डिटेल जो होगा कि जैनिज्म क्या सिखाता है, बुद्धिज्म क्या सिखाता है, बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन, है ना, बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन, हिंदुइज्म का कंट्रीब्यूशन, जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन, है ना, ये सब का कंट्रीब्यूशन काहे में, एथिक्स में, वो हम सेपरेट टॉपिक है आपका कंट्रीब्यूशन, जो मोरल कंट्रीब्यूशन, मोरल फिलोसफी वाला एंगल है जो यूनिट 5 है उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो वहां से आपको ये वाला कंप्लीट होगा वहां पे। अभी बस एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ रिलीजन से हम काफी कुछ सीखते हैं, ये तो हमको पता है, ये वैल्यूज हम सीखते हैं, मतलब सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। जो चिल्ड्रन होते हैं वो रेज किए जाते हैं काहे में, जो होम्स होते हैं उन होम्स में, घर में उनको रिलीजियस वैल्यूज जो होते हैं उनका इनकलकेशन करा जाता है थ्रू आउट द लाइफ। उनको ये जो वैल्यूज होती हैं जैसे महाभारत, गीता और जो आपका रामायण होती है, इनसे बहुत सी वैल्यूज बच्चों को सिखाई जाती है, वो उसका मतलब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो रिलीजन क्या करता है, इंटीमेट करता है चिल्ड्रन को, कब, जब उनका फॉर्मेटिव टाइम होता है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, है ना। तो ये जो सेक्रेड आइडियाज होते हैं रिलीजन को, वो उन पर, किन पे, बच्चों पर, मस्तिष्क पर, उनकी जो दिनचर्या होती है उन पर डाले जाते हैं, समझा गया। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर मोरल कॉन्शियसनेस आता है, ठीक है ना। और एक बच्चा क्या होता है, एक जो सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव व्यक्ति होना चाहिए वो बनता है ना। बच्चे को बिलीफ सिस्टम के बारे में जताया जाता है, उससे उसकी एक आइडेंटिटी बनती है, समझ में आ रहा है। तो ये जो जैसे कि रिलीजन के आधार पर हम जैसे कि वेडिंग्स करते हैं, फ्यूनरल करते हैं, सेरेमनीज करते हैं, है ना, ये सब क्या होता है। अब देखो ये तो आप वैल्यू समझ लिए, जैसे कि हमारे रिलीजन के आधार पर ही हमारी शादी होती है, वेडिंग होती है ना, उसी के आधार पर हमारा फ्यूनरल होता है ना।
रिलीजन के आधार पे ही होगा ना कि आप सारे रिलीजन वाले एक ही तरीके की शादी करते हैं और एक ही तरीके की फ्यूनरल करते हैं क्या? नहीं करते, अलग अलग करते हैं। क्यों? किस पे डिपेंड करता है? रिलीजन पे। तो इससे क्या होता है, आपको नहीं लगता ये प्रमोट करता है? प्रमोट करता है किसको? जैसे कि ग्रुप सॉलिडेरिटी एंड कोहेजन, है ना, बॉन्डिंग बनी रहती है। ग्रुप आपस में जब लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो अपने सुख दुख को बंटवारा करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोहेजन बनता है, सॉलिडेरिटी बढ़ती है। समझा क्या ना? आइडेंटिफिकेशन मिलता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को भी। समझा क्या ना? जिससे क्या होता है, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो मिलती है। रिलीजन आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी देता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे देता है? बिलोंगिंगनेस, क्योंकि भाई कैसे देता है? ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप को एक आइडेंटिटी देता है कि नहीं रिलीजन। जब आइडेंटिटी दे दिया तो ये ग्रुप के लोग आपस में एक होकर के रहते हैं कि नहीं रहते? जैसे मान लो सिखिज्म है ना, सिखिज्म है, तो सिखिज्म को एक आइडेंटिटी कब मिली? क्योंकि सिख लोग आपस में ग्रुप में एक साथ जब मिले हैं, आए हैं, बने हैं सिखिज्म, तब उनको एक आइडेंटिटी मिली, है ना। अब उसके उसी के कारण जब उनको एक आइडेंटिटी मिली तो उनके अंदर एक एकजुट रहने की, बिलोंगिंगनेस की एक भावना रहती है। समझा क्या? तो वहां से आप इन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस इसके साथ साथ रिलीजियस हमको क्या करता है? सोसाइटी को पॉजिटिव फ्रेमवर्क देता है। रिलीजन क्या करता है? सोसाइटी को प्रोवाइड्स सोसाइटी पॉजिटिव फ्रेमवर्क। ये पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऐसा होता है, देखो समाज में समय समय पर फ्रस्ट्रेशंस आता है, मिजरीज आती है, तो वो रिलीजन की जो फिलोसफीज होती है, रिलीजन का जो दर्शन होता है, उन्हीं के आधार भी से ही तो आप फ्रस्ट्रेशंस और ये मिजरीज से आप लड़ते हो, है ना भाई। भगवान का कंसेप्ट नहीं होता तो फिर आप ये जो एक मिजरीज होती है, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, वो आदमी कैसे इन चीजों से इजाद पाता, सोचो आप, है ना। तो ये क्या होता है? रिलीजन ही है जो सोसाइटी को क्या देता है? पॉजिटिव फ्रेमवर्क, ताकि सोसाइटी क्या कर सके? लड़ सके, काहे से? फ्रस्ट्रेशन से, है ना, फ्रस्ट्रेशन से, मिजरी से। समझा क्या? ठीक है ना। प्लस ये रिलीजन है जो कि जब ये फ्रस्ट्रेशंस और मिजरीज आती हैं तो आपको एक फ्रेश करेज देता है जीने के लिए, है ना, प्रोवाइड्स फ्रेश करेज, है ना, करेज फॉर लिविंग। कई बार बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना। बहुत ज्यादा लोगों के पास जब किसी मतलब अपनी सब जगह से जब परेशान होते हैं तो भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उनसे उनको शांति मिलती है। समय का जब आप बीमार होते हो, है ना, जब आपके अंदर आपके साथ कुछ गलत घटना होती है, तो फिर आप भगवान का स्मरण करते हो, तो आपको उसमें से डर लगता है, तब आप भगवान का स्मरण करते हो, हनुमान चालीसा गाते हो, तो उनसे क्या होता है? आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। समझ में क्या ना? तो ये क्या करता है? ये रिलीजन क्या करता है? रिलीजन टीच करता है ना, रिलीजन टीच करता है किसको? टीचेस फॉलोअर्स को। क्या टीच करता है? कि आप एक्सेप्ट करो, टू एक्सेप्ट निगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस, है ना भाई। आप ये जो नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए करेज कहां से आएगा आपको? वो सब रिलीजन ही सिखाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, क्योंकि भाई प्रारब्ध वगैरह होता है, फिर वो बताता है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे उनके जो तर्क होता है, उन सब चीजों को वो बताते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि भाई रिलीजियस क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। प्लस रिलीजियस आदमियों को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू देता है ना। ये रिलीजन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मैन विथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू। स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू मतलब यहाँ पे क्या क्या बताना चाह रहा है? जैसे कि आपका आपका पर्पस क्या है भाई? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ना। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है ना। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है रिलीजन, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है ये, ठीक है ना। ये एक्सपोज करता है कि आपके स्पिरिचुअल डायमेंशंस क्या है ना। उन चीजों को एक्सपोज करने का काम, आपको अवेयर करने का काम, और रिलीजन के थ्रू ही आपको, रिलीजन ही आपको क्या, सोसाइटी को क्या देता है? सोसाइटी को एथिक्स देता है और इंडिविजुअल को मोरालिटी देता है, मोरालिटी देता है ना। रिलीजन का ये काम होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो यहां से आप ये सब चीजें बता दोगे कि भाई ये
क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल। इसके साथ साथ ये जो आपका जैसे कि जो प्रीडिस्टाइंड होता है ना, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई हम ये मानते हैं कि भाई सब किस्मत में था इसलिए ऐसा हुआ है। तो भाई हम ये सब चीजें मानते हैं ना, ये कहाँ से मिलता है हमको? ये सब हमको रिलीजन के थ्रू, मान लो कि भाई ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ये आपके पुराने कर्मों का फल है, आप गलत करते हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो लोग क्या होते हैं फिर ये सब चीज बुरे काम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि डेस्टिनी एक सेट हो जाएगी कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फल ऐसा होगा, तो वो बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। समझा क्या? रिलीजियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है ना, ये प्रोवाइड करता है ऑथेंटिसिटी और एक जो मतलब जो हमको एक समाज में रहने के लिए, है ना, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो चीजें जरूरी हो जाती हैं, उन चीजों को हमको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। समझा क्या? हमको एक ऑनर स्टैंडर्ड से मतलब जीवन यापन करने का प्रेरणा देता है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप बता सकते हो। ठीक है ना? ये हमको ये भी हेल्प करता है कि भाई आपका मतलब जो जैसे कि हम ह्यूमन है, हमको ये रिलीजन ही है जो ये बताता है कि भाई ये संसार का और आपका क्रिएटर कौन है ना, और आपका जो मान लो कि एक व्यक्ति का डिजायर है उसको कैसे फुलफिल करना है, क्या फुलफिल करना है, किस चीजों से दूर रहना है, ये सब चीजें हमको कौन बताता है, कौन दर्शाता है? ये रिलीजन ही तो है। समझा क्या? कितना आपको किस चीज से कितना जुड़ाव रखना है, ये सब चीजें हमको गीता से पता चलती है ना, ये सब चीजें हमको कुरान से पता चलती हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हमको कहाँ से ज्ञात होता है इन सब चीजों का कि भाई किस चीज से कितना जुड़ना है, किस चीज से दूर रहना है, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट ही तो होती है। रिलीजन ही तो एक फैक्टर होता है जो इन सब चीजों को डिटरमाइन करता है। समझा गया? तो ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स अभी आप पढ़ोगे ना आगे, तो वहां से आपको ये सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और वहां से आप ये सारी चीजें बताते चलना। ठीक है ना? अभी तो सिर्फ आपको स्टार्ट किया मैंने, तो इसमें तो अभी आपको कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है ना? आगे आगे जब तक आप पढ़ते जाओगे तो आपका जो और भी एक्सपीरियंस होगा वो बढ़ता जाएगा और आपका जो थॉट है उसमें थोड़ा सा एनरिचमेंट भी आता रहेगा। ठीक है ना? तो वहां से आप ये सब चीजों को समझ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट देख लो इसमें। नेक्स्ट एक आता है कि पीयर ग्रुप का क्या होता है? पीयर ग्रुप का रूल, पीयर ग्रुप। ठीक है ना? पीयर किसको बोलते हैं? मतलब जो हमारे सहपाठी होते हैं, साथ वाले होते हैं। ठीक है? तो उसमें क्या आपको बताना है कि भाई यहां से हमको कॉग्निटिव मेच्योरिटी आती है, और पीयर ग्रुप, ये कॉग्निटिव मेच्योरिटी और पीयर ग्रुप का रोल कब आता है? जब हम एडोलेसेंस और जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब आता है। यहाँ पर पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन को इक्वल्स, इंटरेक्शन अमोंग को इक्वल्स मतलब एक साथ वाले, एक एज वाले लोगों के बीच में। यहां पर क्या होता है? आइडियाज जो होते हैं आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लस यहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं, है ना, प्लस इस आपके जो साथ वाले हैं इनसे आप वो सारी चीजें शेयर कर सकते हो जो आप हो सकता है अपने पेरेंट्स से भी ना कर पाते हो, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो कई बार क्या होती है, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, उस केस में हम पीयर ग्रुप एसोसिएशन से ही ये सारी चीजें शेयर करते हैं। समझ गया? तो यहाँ पे आप ये सारा चीजें बोल दोगे, ये पीयर ग्रुप एसोसिएशन ही होते हैं जो हमारे गोल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे ऑक्यूपेशंस को, हमारे जो इंटरपर्सनल गोल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं, शेप करते रहते हैं, है ना। हमारी जो कमिटमेंट होती है प्लस हमारी सिंसियरिटी होती है टुवर्ड्स हमारे गोल को, उन सब चीजों को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है? प्लस हमारा जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, जो हमारे गोल को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती है? इसी से ही होती है। प्लस हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, थॉट प्रोसेसिंग होता है, एटीट्यूड होता है, उसमें भी शेप कहाँ से होता है? हमारे पीयर ग्रुप के थ्रू ही शेप होता है। ठीक है ना? तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं, अ पर्सन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अ पर्सन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स मतलब बोलते हैं ना कि जिस तरीके की संगत होगी आपकी, उस तरीके से आपका आचरण हो जाएगा, उस तरीके से आपका व्यवहार हो जाएगा। मतलब जो आपके जिस तरीके से जो पीयर ग्रुप होगा उस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेसिंग होगा, आपका उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? बिहेवियर होगा, एटीट्यूड शेप होगा। अब ये सब चीजें कैसे आपको होंगी, ये सब डिटेल में धीरे धीरे करके आपको आगे जब क्लासेस पढ़ते रहोगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। अभी बस ये पीयर वगैरह हम अभी बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां से आप बहुत सी चीजें आपको कंटेंट मिल जाएगा अच्छा खासा आंसर लिखने के लिए। अभी बस समझ लो इन सब चीजों का, सिर्फ एक तरीके से एक एसेंस समझ लो, एक थोड़ा सा दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस आ जाए,
तो वहाँ से हम क्या करेंगे, आगे अब जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती जाएगी, तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बट अभी इतना चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक था वो भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। रोल जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कर लिया, और बाकी चीज़ें होगी, और वो बहुत सी चीज़ें इनमें से जैसे रिलीजन का रोल वगैरह आगे डिटेल में और देखेंगे, पीयर ग्रुप वाला भी आगे हम और डिटेल में देखेंगे, तो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन हम इसको कंप्लीट करते हैं।